गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महेंद्र कुमार जोनवाल आपके सामने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण 10वीं क्लास का तीसरा चैप्टर, इसका तीसरा वीडियो, 10वीं क्लास का पहला चैप्टर का तीसरा वीडियो लेकर आपके सामने फिर से प्रेजेंट हुआ हूँ। आप देखिए, हमने रासायनिक समीकरणों को लिखने का तरीका, रासायनिक समीकरणों को लिखते कैसे हैं, इसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाएँ, ये देखिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। और फिर इसके बाद में हमने ये भी देखा कि रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते हैं तो एक साइड क्रियाकारक और दूसरी साइड क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। ठीक है। फिर पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था आपको कि कुछ पार्ट्स बताया था, पूरा प्रॉपर नहीं बताया था, कुछ पार्ट्स बताया था संयोजन अभिक्रिया का, कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो मैं पहले वियोजन अभिक्रिया से पहले पिछले वीडियो को रिपीट कर रहा हूँ हल्का सा, कि संयोजन अभिक्रिया वास्तव में होती क्या है। तो हम लोगों को पता है, मैं थोड़ा पिछले वीडियो में बता चुका था कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है, इसके अंदर क्रियाकारक होते हैं वो एक से अधिक क्रियाकारक आपस में जुड़कर और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का मतलब होता है कोई एक उत्पाद का निर्माण कर देते हैं, तो वही कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब जुड़ना, मतलब कि दो या एक से अधिक क्रियाकारक आपस में जुड़ के और एक नया उत्पाद बना देंगे, संयोजित हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो वही कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया। जैसे ए एक क्रियाकारक है और बी एक क्रियाकारक है, तो एक से अधिक क्रियाकारक हो गए, ये आपस में जुड़कर और एकल उत्पाद का निर्माण कर देंगे। एकल का मतलब एक उत्पाद का निर्माण कर देंगे, एक क्रियाफल का निर्माण कर देंगे। दो अलग अलग थे पहले, दोनों ने जुड़कर और एक उत्पाद का निर्माण कर दिया, तो यही क्या है, हमारी संयोजन अभिक्रिया। तो फिर मैंने बोला था आपको कि इसके दो एग्जाम्पल बताए थे, और दो एग्जाम्पल हमने बताया था। पहला तो हमने बताया था कि कोयले का दहन बताया था। कोयले के दहन में मैंने बताया था कि मान लो कि हमारे पास में लकड़ी है, और लकड़ी में क्या होता है, कार्बन, और कार्बन जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो वो बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एक से अधिक क्रियाकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात यही कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया में पहला हमने एग्जाम्पल समझा, वो है कोयले का दहन। डन। इसके बाद में आप लोगों को दूसरा उदाहरण यदि देखना है तो उसके अंदर दूसरा उदाहरण है जल का निर्माण। जल के निर्माण में भी आप लोग समझ सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक से अधिक क्रियाकारक हो गए, आपस में मिलकर और जल का निर्माण कर देते हैं। अब इस अभिक्रिया को बैलेंस करूंगा तो दो यहाँ पे और दो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के दो दूनी कितने हो गए, 4, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। यहाँ दो दूनी हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन का 2 एकम 2, तो ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4। तो आपको दूसरा उदाहरण समझ लेना है कि हमारे पास में कोयले का दहन, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, और जल का निर्माण भी किसका उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इन सबको समझने के बाद में हमारे पास में एक और उदाहरण जो बार बार को पूछ लेता है बीच में से क्वेश्चन निकाल के, और वो कैसा क्वेश्चन है वो देखो। मैंने स्क्रीनशॉट के लिए बोला था पिछले वीडियो में, और उसमें मैंने बोला था आपसे कि हम दीवार पर जब सफ़ेदी कर देते हैं तो सफ़ेदी के 3-4 दिन बाद में हमको चमक आती है दीवार पे, सफ़ेदी की चमक 3-4 दिन बाद दिखाई देती है। तो इसका मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बुझा हुआ चूना है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर लेता है, और ये किस किस का निर्माण करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का और जल का। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बार बार को दिमाग में रखने वाली चीज़ है, इसको रट लेना, इसको रट लेना, समझ लेना, दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बुझा हुआ चूना जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात संगमरमर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है?
संगमरमर का, और इस संगमरमर के ही कारण हमारे दीवार पर चमक उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन मैंने समझा दिया था। अब चलते हैं हम अगली अभिक्रिया की ओर। अगली अभिक्रिया है जो दूसरे नंबर पर आती है, और उस अभिक्रिया का नाम है वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है अपघटनीय अभिक्रिया। ठीक है, अपघटनीय रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, तो अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक है, अब देखो भाई, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसके अंदर। आप लोगों को पिछले संयोजन में मैंने क्या बताया था? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण और दूसरा जल का निर्माण, यही बताया था आप लोगों को। इनमें क्या किया था हमने कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर दिए थे, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण कर दिए थे, यही किया था। तो यहाँ पे तो हमारे पास में दो क्रियाकारक आपस में जुड़ के और एक उत्पाद का निर्माण कर दिए थे। यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्वेश्चन भी है 15 या 16वें नंबर का आपके प्रश्नोत्तरों में, अभ्यास प्रश्नों में। तो देखो वो कैसे पूछाया गया क्वेश्चन। वो पूछा हमसे क्वेश्चन कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया की विपरीत होती है। जी हाँ, विपरीत होती है, क्योंकि संयोजन में तो क्रियाकारक जुड़ते हैं और वियोजन में क्रियाकारक टूटते हैं। विपरीत हुई, एक तो हमारे पास में जोड़ना हुआ, दूसरा तोड़ना हुआ, एक दूसरे का अपोजिट हुए कि नहीं हुए। तो इनको ही याद कर लेना, ये भी हमारे पास में वियोजन के बन जाएंगे। वियोजन के कैसे बनेंगे? विपरीत है तो विपरीत को कैसे लिखेंगे? CO2 को आगे और C+O2 को पीछे। क्यों? इसमें क्या होता है कि एक क्रियाकारक अलग अलग उत्पादों में टूट जाता है। एक क्रियाकारक क्या होता है? एक क्रियाकारक होता है, वो अलग अलग उत्पादों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसी तरीके से इसको कर सकते हो, एक क्रियाकारक अलग अलग उत्पादों, मतलब जो मैंने संयोजन अभिक्रिया में लिखाई थी उनको जस्ट उल्टा लिखना है बस। पीछे वाले पार्ट्स को आगे और आगे वाले पार्ट्स को पीछे लिखना है। संयोजन वियोजन का जस्ट अपोजिट होता है। इतना दिमाग में आ गया होगा, आई होप आ गया होगा। लेकिन अब थोड़ा सा चलते हैं हम बुक्स की ओर। जब तुमको याद नहीं आए कुछ तो ये तरीका है लिखने का कि संयोजन वियोजन का उल्टा होता है, और उल्टा कैसे होता है वो मैंने समझाया। स्टूडेंट्स, आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं कि कुछ चीज़ें बुक्स से भी लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी चलना। जैसे कि आपको मैंने बताया वो लिख दोगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान है, ये चलती अपने तत्वों के आधार पे ही, हमारी समझ के आधार पे ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको समझ में आना चाहिए, और मेरी कोशिश यही है कि आपको अच्छे से अच्छा समझाऊँ। अब ये जो वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया, इसका मतलब टूटना ही हो गया। तो अब देखो यहाँ पे हमारी बुक के अंदर एक ये एग्जाम्पल दे रखा है। उन्होंने क्या दे रखा है कि फेरस सल्फेट, फेरस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में टूट जाता है। ये क्या बताया उन्होंने, वो देखो कि हमारे पास में फेरस सल्फेट नाम का एक क्रियाकारक है। फेरस सल्फेट नाम का क्या है? क्रियाकारक। फेरस सल्फेट होता है सॉलिड, ठोस होता है। फेरस सल्फेट ने क्या किया कि ये 3 उत्पादों में टूट गया। कितने उत्पादों में टूट गया? 3 उत्पादों में। इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड। ये दोनों की दोनों गैसें हैं और ये क्या है? ठोस है। 2 लग जाए जहां भी उसको डाई बोलते हैं, और 3 लग जाए तो इसको ट्राई बोलते हैं। ये आगे हम कार्बन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। डाइट्राई टेट्रा पेंटा जो भी है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को इतना दिमाग में रखना है कि फेरस सल्फेट जो कि अकेला क्रियाकारक था, ये अलग अलग उत्पादों में टूट गया, ठीक है। अब आप लोगों से ये अभिक्रिया थोड़ी हार्ड रहेगी आपके दिमाग में, तो मैंने आपको संयोजन के वियोजन वाले बताए थे ना, वो याद रख लेना। अब बात आती, बहुत एग्जाम्पल आएंगे ऐसे, मैं बार बार को रिपीट करता जाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे सारे के सारे। जैसे वियोजन संयोजन का सेम हो गया ना,
थोड़ा सा उल्टा करने पे। इसी तरीके से मैं आपको सारी अभिक्रियाएं एक दूसरे के टचअप करा दूंगा, सारी की सारी एक दूसरे को सीख जाओगे। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? विद्युत अपघटन, उष्मा या ताप अपघटन और प्रकाश अपघटन। कैसे? जो हमारे पास में क्रियाकारक होते हैं ये 3 प्रकार से टूट सकते हैं। या तो क्रियाकारकों के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करी जाए, या उनके ऊपर टेम्परेचर डाला जाए, तापमान डाला जाए, उनको गर्म किया जाए, या उनके ऊपर लाइट या प्रकाश डाला जाए, तो भी हमारे पास में क्या होता है? क्रियाकारक टूट जाते हैं। देखो जी, जल के अंदर यदि हम करंट या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 आयनों में विभक्त हो जाता है। कैसे? मान लो कि ये पानी है हमारे पास में पात्र के अंदर, और इसके अंदर एक कील ये लगा दी, एक कील ये लगा दी, और यहां से इसके ऊपर क्या लगा दी? बैटरी लगा दी। जैसे ही बैटरी लगाएंगे और इसके अंदर हमने भर दिया पानी, बैटरी को स्टार्ट करेंगे तो पानी के अंदर पानी जो H2O है ये किस किस में टूट जाएगा? हाइड्रोजन प्लस और ऑक्सीजन माइनस, मतलब धनायन और ऋणायन 2 प्रकार के आयनों में टूट जाएगा। तो आप लोगों को एक दिमाग में ये भी बात रखनी है कि जल होता है ये विद्युत के द्वारा अपघटित आसानी से हो जाता है। तो आप लोगों से कोई पूछ ले कि विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, तो आप लोगों को बोल देना है कि दिमाग में फिट कर लेना है कि जल करंट डालोगे तो टूट जाएगा, किस किस में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों में, बस। तो तुमसे विद्युत अपघटन की अभिक्रिया में कोई पूछ ले तो आपको जल वाला उदाहरण दे देना है, ठीक है, कि H2 और O2 में टूट गया। अब इसको बैलेंस तो आप कर ही दोगे कि मैंने पहले बता रखा है बैलेंस करना, तो इसके आगे 2 और इसके आगे 2। अब इसमें मैंने कुछ लिख रखा है डेल्टा ई। डेल्टा ई का मतलब होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, ठीक है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और डेल्टा का मतलब होता है कि कहीं पे विद्युत धारा ज़्यादा आएगी तो कहीं पे कम। आप लोगों ने देखा होगा कई बार वोल्टेज ज़्यादा आते हैं, कई बार कम। डेल्टा ई का मतलब यही होता है कि E2 माइनस E1, कई बार करंट ज़्यादा तो कई बार कम। तो हम डेल्टा ई को ऐसे एवरेज मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसकी जगह विद्युत भी लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, इसकी जगह विद्युत लिख सकते हो, ठीक। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वियोजन अभिक्रिया का जो पहला उदाहरण है विद्युत अपघटन वाला उदाहरण है, और इसको आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। अब अगला आता है उष्मा या ताप अपघटन। उष्मा या ताप अपघटन मतलब कि टेम्परेचर के द्वारा या उष्मा के द्वारा हम किसी क्रियाकारक को किस प्रकार तोड़ सकते हैं। तो देखो तोड़ सकते हैं हम कैसे, वो देखो। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम संगमरमर भी बोलते हैं, संगमरमर के पत्थर के ऊपर यदि अधिक टेम्परेचर या तापमान या उष्मा डालें तो वो टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। दिमाग में रख लेना है कि कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात संगमरमर का जो स्टोन होता है, इसके ऊपर यदि आप टेम्परेचर डालोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। डन। डेल्टा टी का मतलब समझ में आ गया, टी मतलब टेम्परेचर, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ठीक है। लास्ट में आता है कि लाइट या प्रकाश के द्वारा भी क्रियाकारक टूट सकते हैं। जी हाँ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछ सकता है। इसको स्टार मार लेना, मोस्ट मार लेना, पहले कह रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं विद्युत अपघटन। तो देखो भाई, प्रकाश अपघटन वाली अभिक्रिया के अंदर इसको Ag को बोलते हैं अर्जेंटम, Br को बोलते हैं ब्रोमीन। और ये हमारे पास संयुक्त रूप से जब रासायनिक सूत्र बनता है तो इसको बोलेंगे अर्जेंटम ब्रोमाइड। जब अर्जेंटम ब्रोमाइड के ऊपर हम लाइट डालेंगे, L मतलब लाइट, प्रकाश, जब अर्जेंटम ब्रोमाइड के ऊपर प्रकाश डालेंगे तो वो अर्जेंटम और ब्रोमीन में टूट जाएगा। अर्जेंटम और किस में टूट जाएगा?
ब्रोमीन में टूट जाएगा। ठीक है जी। और एक और चीज़ है कि अर्जेंटम ब्रोमाइड है, ये ब्लैक एंड वाइट जो फोटो बनाते थे पहले, ये अभिक्रिया वहाँ पे काम आती थी। तो तुमसे कोई पूछ लेगा कि श्याम श्वेत, श्याम का मतलब ब्लैक, श्वेत का मतलब वाइट, ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो आपको बोलना है कि ब्लैक एंड वाइट अभिक्रिया में प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, और उसका जो रासायनिक अभिक्रिया ये रही, अर्जेंटम ब्रोमाइड टूट के अर्जेंटम और ब्रोमीन में विभक्त हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने वियोजन अभिक्रिया समझाई। वियोजन अभिक्रिया में क्रियाकारक टूटकर अलग अलग उत्पादों में विभक्त हो जाते हैं, अलग अलग टूट जाते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, विद्युत, उष्मा या ताप और प्रकाश। विद्युत करंट वाले में जल का नाम ले लेना है कि जल को तोड़ना है। यदि उष्मा वाले में बात करें तो संगमरमर के पत्थर की बात कर लेना। और यदि तीसरा हमारे पास में प्रकाश वाली बात करें तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, जिसमें अर्जेंटम ब्रोमाइड की बात कर लेना। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये आप लोग कर दोगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर चलते हैं। तो देखो, अब हम जो संयोजन, वियोजन और उसके बाद में चलते हैं ऊष्मा शोषी और ऊष्मा सेपी अभिक्रिया की ओर। भाई ये भी हमारी एक वियोजन अभिक्रिया में से ही निकली हुई है। बुक के बीच में ये बार बार को पूछ लेते हैं, और बुक के बीच का क्वेश्चन है, इसलिए अपना दिमाग ज़्यादा यूज नहीं करना है इसके अंदर। जैसे पढ़ाया जाता है उसको थोड़ा वैसे सीखना है, क्योंकि ये पैराग्राफ के बीच में से निकला हुआ क्वेश्चन है, पैराग्राफ के बीच में लिखा हुआ है। पिछली जो बुक थी उसके अंदर स्पष्ट था कि उष्माक्षेपी, उष्माशोषी अभिक्रिया या उष्मा का उत्सर्जन या ग्रहण के आधार पर अभिक्रिया बताइए। पूछ सकता है आपसे, ये मैं बताऊंगा आपको। मंद और तीव्र अभिक्रिया बताइए। तो ये सारी अभिक्रियाएं क्या हैं, पहले हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में चलेंगे आगे। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया है क्या वास्तव में? तो देखो, क्षेपी और शोषी, शोषी का मतलब होता है शोषण करना या अवशोषण करना, अवशोषण करना, अवशोषण, अवशोषण, अवशोषण का मतलब होता है ग्रहण करना। अवशोषण का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। मतलब उष्माशोषी का मतलब ये होता है कि इस अभिक्रिया में उष्मा को ग्रहण किया जाता है। उष्मा को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। और भाई सिंपल सी बात है, मैं पीछे से आगे की ओर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो जल्दी समझ में आएगी, ये बाद में समझ में आएगी। उष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब होता है कि उष्मा को ये क्या करती है? ग्रहण करती है। उष्मा को यदि ग्रहण करेगी तो माइनस का चिन्ह आएगा। माइनस का चिन्ह क्यों लगाया वो भी देखो भाई। हम किसी से उधार ले रहे हैं तो हम ऋणी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ऋणी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ऋणी का मतलब जब जाएगा तो हमारी जेब से जाएगा ब्याज सहित। तो उष्मा को जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया ग्रहण करती है तो उसके अंत में हम लगाते हैं माइनस, और माइनस लगा के और तीर का चिन्ह लगाते हैं नीचे की ओर। नीचे की ओर तीर का चिन्ह का मतलब है कि उष्मा को इसने ग्रहण कर लिया अपने अंदर, और ऊपर की ओर तीर का चिन्ह लगाने का मतलब है कि इसमें से उष्मा बाहर भग गई। ठीक है, तो ये तो तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि उष्माशोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत उष्मा को हम ग्रहण करते हैं, उष्मा का अवशोषण करते हैं। ठीक है ना? उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया समझ में आई कि उष्मा को इसके अंदर क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। ठीक है, आपकी बुक का एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसको देखिएगा। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादा रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर जाओगे तो कन्फ्यूज होते जाओगे, इसलिए शॉर्टकट में जितना बुक के अंदर है उसको लेके चलते हैं। 11th क्लास में केमिस्ट्री लोगे, PCM में तो आप अच्छे से पढ़ोगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन भी क्या है? गैस है। नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है।
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके और ये बना देती है 2NO नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने हैं 2, ऑक्सीजन के भी यहाँ पे कितने हैं 2, और ये यहाँ पे भी 2 एकम 2 और 2 एकम 2। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो N2O2, लेकिन ये हो जाएगा गलत। ये केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान को नहीं दर्शाता है। ठीक है, आप लोगों के पास में हमने देख लिया कि अभिक्रिया तो क्या है, संतुलित है। जब 2NO बनेगा तो 2NO अपने आप नहीं बनेगा, इसको बनने के लिए कुछ न कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो ये क्या करेगा, प्रकृति से ऊष्मा को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। इस उत्पाद को बनने के लिए कुछ न कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो ये क्या करेगा, नहीं बन पाएगा तो बाहर से ऊष्मा को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। जब बाहर से ऊष्मा को ग्रहण करेगा तो इसको हम तीर के निशान की नीचे की ओर दर्शाएंगे कि ऊष्मा इसने ग्रहण कर ली, और माइनस का चिन्ह लगा देंगे। मैंने आपको बता दिया माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या है, ग्रहण कर लिया, ऋणी हो गए किसी के। तो ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा को क्या करते हैं, हम ग्रहण करते हैं, ऊष्मा शोषण करते हैं, ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जस्ट इसकी अपोजिट है। उसमें हमने ग्रहण किया, इसमें हम ऊष्मा को क्या कर देंगे, त्याग देंगे। ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का त्याग होता है। क्या होता है, ऊष्मा का त्याग। ऊष्मा को त्यागते हैं हम, अपने अंदर से ऊष्मा को क्या कर देते हैं, बाहर भेज देते हैं। ठीक है, अरे भाई देखो, सिंपल सी बात समझना, अपने घर के अंदर 5 सदस्य, और 5 सदस्यों में कोई एक सदस्य ऐसा है कि जो बनते हुए काम को क्या कर देता है, बिगाड़ देता है, उसके अंदर ज़्यादा ही गर्मी है। तो हम जब वो काम करते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, हम उसको घर से थोड़ा सा कह देते हैं तू बाहर घूम के आ जा, हम इतने काम कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या है, उसके अंदर गर्मी है और थोड़ी सी गर्मी के कारण वो क्या है, काम को बिगाड़ देता है। यहाँ भी एक यही है। ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, उत्पाद जब बनने लगते हैं तो इतनी गर्मी होती है कि यदि वो गर्मी बाहर ना जाए, वो ऊष्मा बाहर नहीं जाए, वो टेम्परेचर बाहर नहीं जाए, वो हीट बाहर ना जाए, तो ये रासायनिक अभिक्रिया गड़बड़ा जाएगी। इसलिए ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा को बाहर त्यागते हैं और ऊष्मा शोषी में ऊष्मा को क्या कर देते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे पीछे की साइड है। अभ्यास प्रश्नों में आपके पास पीछे की साइड है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, उसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो N2 + 3H2 एरो 2NH3, ये नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और अमोनिया भी क्या है, गैस। प्लस का चिन्ह लगा के बाहर की तरफ तीर का निशान लगाया, मतलब इसका ये है कि इसने ऊष्मा को क्या कर दिया, बाहर त्याग दिया। देखो भाई, नाइट्रोजन यहाँ पे कितनी है, 2, हाइड्रोजन 3 दूनी कितने हो गए, 6। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, और हाइड्रोजन 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन के 6, हाइड्रोजन के 6, नाइट्रोजन के 2, नाइट्रोजन के 2। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं, लेकिन बची हुई ऊष्मा को ये क्या कर देते हैं, बाहर त्याग देते हैं। ठीक है, इसके कुछ और एग्जाम्पल भी हैं जो आपकी बुक के अंदर हैं। ये हैं प्राकृतिक दहन और श्वसन। प्राकृतिक दहन और श्वसन, प्राकृतिक दहन में क्या है कि हमारे पास में प्राकृतिक गैस, अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि प्राकृतिक गैस कौन सी है। वैसे तो हमारे पास CNG है, लेकिन CH4 मतलब मैथेन गैस गोबर से निकलती है। प्राकृतिक गैस कौन सी है, मैथेन है। जब प्राकृतिक गैस का दहन होता है तो वो भी कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत, मतलब कि इसके अंदर भी ऊष्मा क्या जाती है, बाहर जाती है। कैसे होता है वो देखो। आप लोगों को मैंने बताया था कि कोई भी कार्बन या कोई भी चीज़ को हम जलाएंगे तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। यहाँ भी यही है, प्राकृतिक गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है। प्राकृतिक गैस किसकी उपस्थिति में जल रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जलता है तो ये एक तो निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा बना देता है ये जल, और बची कुची जो इनके पास में ऊष्मा या ऊर्जा है इसको क्या कर देता है, बाहर
त्याग देता है। तो मैथेन गैस, इसको मैथेन बोलते हैं, लिख लेना बाद में काम आएगी। मैथेन गैस जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और अपने पास जो ऊर्जा होती है उसको निर्मुक्त कर देती है, ठीक है ना। अभिक्रिया का बैलेंस ही देख लीजिए, कार्बन के यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन का यहाँ पे 4 है, और ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के कितने हो गए 2। तो देखो ऑक्सीजन के 4, 2 और 2 4, मतलब ऑक्सीजन बराबर, कार्बन का 1, कार्बन का 1 और हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4। तो प्राकृतिक दहन के अंतर्गत कौन सी अभिक्रिया आती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। श्वसन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछ सकता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत क्यों रखा जाता है। तो अपन जो सांस लेते हैं इसको भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत गिना जाता है, क्यों वो देखो भाई। अपन लोग खाना खाते हैं तो अपने शरीर में बहुत सारे पदार्थों को अपन ग्रहण करते हैं। आलू हो गया, गाजर हो गई, रोटी हो गई, और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते ग्रहण करते हैं। उनसे हमारे शरीर को मिलता है कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। और जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो उससे हमको मिलती है ग्लूकोज। क्या मिलती है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का। ये 8वीं क्लास में पढ़ लिया होगा आपने, 8वीं या 7वीं में पढ़ लिया होगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज मिल गया। श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है भाई? श्वसन के अंदर हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो जब ग्लूकोज हमारे शरीर में बन गया तो सांस लेने के लिए क्या आ गई? ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे, और थोड़ा शरीर में जल बनेगा, और कुछ हमारे शरीर में क्या बनेगी? ऊर्जा या उष्मा। आप लोग देखिए सांस लेते हो, गरम गरम हवा आती है, तो वो जो हवा है उसको हम क्या कर देते हैं? वो गर्म उष्मा या ऊर्जा को हम क्या कर देते हैं? बाहर छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को श्वसन के अंतर्गत भी देख लेना है कि श्वसन के अंदर हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कुछ ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो ऊर्जा हम बाहर त्याग देते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने 2-3 चीज़ें अभी रिपीट किया आपको, वो कौन कौन सी वो देखो। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, पहले मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, उस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। क्वेश्चन घुमा सकता है, वो ऐसे नहीं पूछेगा आपसे। क्वेश्चन क्या पूछेगा वो लिख लीजिएगा। ऊष्मा के उत्सर्जन एवं ग्रहण के आधार पर, ऊष्मा के उत्सर्जन एवं ग्रहण के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाइए। ऊष्मा के उत्सर्जन एवं ग्रहण के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाइए। लिख लिया होगा सबने। अब उसका आंसर हम यहाँ से चलेंगे। ऊष्मा के उत्सर्जन एवं ग्रहण के आधार पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटते हैं, एक ऊष्माशोषी और एक ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब है कि ऊष्मा को अवशोषित करता है, इसके अंदर ऊष्मा को ग्रहण करता है और इसमें ऊष्मा को त्यागते हैं। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया में हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो 2NO का निर्माण होता है, और ग्रहण करते हैं वहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देना, तीर का निशान नीचे की तरफ। जहाँ पे ग्रहण करेंगे और जहाँ पे निकालेंगे, इसमें तो ग्रहण करेंगे तो नीचे की साइड और त्यागेंगे तो ऊपर की साइड। ग्रहण करेंगे तो माइनस का चिन्ह और त्यागेंगे तो प्लस का चिन्ह, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया। इसके बाद में आती है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी में हम क्या करते हैं? ऊष्मा को त्याग देते हैं। ऊष्मा को त्यागते हैं, उसकी 2 अभिक्रियाएं। ये वाला क्वेश्चन पीछे प्रश्न उत्तरों में मिलेगा आपको कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण कैसे करती हैं, वो ये वाला उदाहरण है। इसके 2 एग्जाम्पल याद कर लेना। 2 एग्जाम्पल हैं, एक तो प्राकृतिक दहन और दूसरा आता है श्वसन। प्राकृतिक दहन और श्वसन, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण। अब हम चलते हैं आगे की ओर। आपको आई होप कि धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा।
अब हम फ्रेंड चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया की ओर। विस्थापन अभिक्रिया हमारी चौथी अभिक्रिया है। ये रासायनिक अभिक्रियाओं में जो चौथी अभिक्रिया है वो हमारी विस्थापन अभिक्रिया है। पहली अभिक्रिया हमने पढ़ी थी संयोजन अभिक्रिया, दूसरी पढ़ी थी वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। इसके 3 हमने पार्ट पढ़ लिए थे, ताप, प्रकाश और विद्युत। ये हमने इसके प्रकार पढ़ लिए थे। इसके बाद में ऊष्मा का उत्सर्जन और ग्रहण के आधार पर ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया पढ़ ली थी भाई। इसके बाद में हम चलते हैं चौथी अभिक्रिया की ओर। चौथी अभिक्रिया का जो प्रकार है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापित करना मतलब होता है खिसकाना। विस्थापित का मतलब क्या होता है? खिसकाना, कि अपने से कोई चीज़ सटी हुई है उसको धक्का मार के क्या कर दो, खिसका दो। इतना तो दिमाग में आ गया होगा कि विस्थापित करना मतलब खिसकाना होता है। और खिसकाएगा कौन? एक मजबूत या प्रबल। प्रबल का मतलब मजबूत, और एक होता है कमज़ोर, मतलब होता है दुर्बल। मतलब क्या है कि प्रबल जो परमाणु या परमाणु का समूह होगा, प्रबल परमाणु या परमाणुओं का समूह होगा, ये क्या करेगा? दुर्बल परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कर देगा? खिसका देगा या विस्थापित कर देगा। अरे भाई, मजबूत ही तो कमज़ोर को पीट सकता है, मार सकता है। ये का ये हाल यहाँ पे है कि प्रबल या मजबूत परमाणु या परमाणुओं का समूह क्या कर देता है? दुर्बल परमाणु के समूह को क्या कर देता है? खिसका देता है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर कि ये दोनों के दोनों काम होते हैं अभिकारकों में। किस में होते हैं? अभिकारकों में। कि अभिकारकों में ही प्रबल होगा और अभिकारकों में ही दुर्बल होगा। अभिकारकों में से ही प्रबल दुर्बल को खिसकाएगा, जब जाके उत्पाद बनेगा। कैसे? वो देखो, एक एग्जाम्पल लेकर रखा है Fe + CuSO4, FeSO4Cu। क्या किया देखो, यहाँ पे देखो भाई, ये जो फेरिक है, लोहा है, ये प्रबल है, और कॉपर है, ये दुर्बल है। तो प्रबल कौन सा है? Fe, और Cu क्या है? दुर्बल। तो ये Fe क्या करेगा? Cu को बाहर भगा देगा, विस्थापित कर देगा। तो Cu को क्या कर दिया इसने? दुर्बल को बाहर भगा दिया। और Fe ने क्या किया कि इसका स्थान ग्रहण कर लिया। Cu की जगह कौन बैठ जाएगा? Fe। तो Cu को तो बाहर भगा दिया, किसका दिया? विस्थापित कर दिया। अब Cu की जगह हो गई खाली, तो Cu की जगह कौन बैठ गया? Fe। तो बन जाएगा FeSO4 + Cu। मैंने कहा कि ये सारा काम अभिकारकों में होता है। अभिकारकों में दुर्बल होगा और अभिकारकों में प्रबल होगा। तो देख लो, अभिकारकों में प्रबल है और अभिकारकों में दुर्बल है। बस प्रबल ने क्या किया है? दुर्बल को बाहर भेज दिया। तो दुर्बल कौन था? Cu को बाहर भगा दिया। और Cu की जो जगह खाली हुई थी उस पर कौन बैठ गया? Fe। तो क्या बन गया नया उत्पाद? FeSO4 + Cu। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कि विलयन है तो एक्वा आएगा, विलयन है तो एक्वा आएगा, सॉलिड की जगह सॉलिड आएगा। जिंक सॉलिड होता है, Cu सॉलिड होता है, Fe सॉलिड होता है, लैड सॉलिड होता है, सारे सॉलिड। ये अवस्थाएं दर्शा रखी। ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या किया जाता है? विस्थापित किया जाता है। और ये काम प्रबल और दुर्बल ही कर सकते हैं कि प्रबल दुर्बल को क्या कर देगा? बाइकआउट कर देगा, भगा देगा। यहाँ एग्जाम्पल देखो, ये भाई साहब प्रबल हैं जिंक, और ये मैंने पहले बताया था कि ये क्या है? दुर्बल। ये इसको भगा देगा, दुर्बल को बाहर भगा दिया, दुर्बल को बाहर भगा दिया। अब दुर्बल की जगह हो गई खाली, तो ये इसकी जगह क्या कर जाएगा? स्थान ग्रहण कर लेगा। ये इसकी जगह क्या कर लेगा? स्थान ग्रहण। तो Cu बाहर भग गया, तो Cu की जगह कौन बैठ जाएगा? जिंक। तो ये बन जाएगा ZnSO4 + Cu। ठीक है, तो हमने आज वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया और उसके बाद में विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया का प्रयोग। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन,
रेडॉक्स अभिक्रिया और लास्ट में जो बचेगा उसके बाद में बचेगा संसारण और विकृत गंधिता। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन हैं पीछे, वो मैं सॉल्व करूँगा। आप लोग लगातार स्टडी पे ध्यान दीजिएगा। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। घर पे रहें, सेफ रहें, बाहर जाओ तो मास्क लगा के जाओ, नो मास्क नो मूवमेंट, ठीक है। आपका इस टाइम सबसे अच्छा गोल्डन चांस है कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो। होमवर्क को कंप्लीट कीजिए, बुक्स खरीद लीजिए। ज़्यादा समझ में तभी आएगा जब बुक्स आपके सामने होंगी कि हम क्या पढ़ा रहे हो, देखो भी। इसको साथ के साथ लर्न करते जाइए। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, लेकिन वीडियोज़ को रेगुलर आप देखिए, 1-2 बार नहीं 2-3 बार देखिए। स्क्रीनशॉट कीजिए, उनका स्क्रीनशॉट करके रफ में लिखिए, रफ में से उनको याद कीजिए। जितना ज़्यादा आप लॉकडाउन पीरियड में, ये कोरोना पीरियड में, जब तक हमारी ऑफलाइन क्लासेस चालू नहीं होती, तब तक जितना गेन कर सकते हो, जितना सीख सकते हो सीखो। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि सीखो, जितना सीख सकते हो सीखो, क्योंकि सीखना हमारे पे निर्भर करता है, मेहनत हमारे पे निर्भर करती है। मैं आपके लिए मेहनत करूँगा, लेकिन आपका रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा कि मेरा जो चैनल है उसका नाम है मदर डिवाइन कोचिंग सेंटर, मदर डिवाइन कोचिंग क्लासेज, और आप मेरा नाम भी सर्च कर सकते हो, इंद्र कुमार जोनवाल। इस नाम से भी मैं आपको यूट्यूब पे मिल जाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच कीजिए। इसमें मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि इसमें मेरा भी फ़ायदा है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ेंगे मैं उतना ही अच्छा और उतनी ही मेहनत के साथ में आगे पढ़ाऊँगा। तो वीडियोज़ को शेयर कीजिए आप, मेहनत मैं करूँगा, साथ में आप भी रिजल्ट दीजिएगा। आगे हम अगली वीडियो में मिलते हैं। इतने धन्यवाद।